नमस्कार। इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग चैप्टर। और आज का चैप्टर है क्लास 7 साइंस का एक बहुत ही मजेदार और जरूरी टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पौधे मतलब प्लांट्स अपने जैसे नए पौधे कैसे बनाते हैं और इसके अलग अलग तरीके क्या क्या हैं। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच अंतर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, पॉलिनेशन, इन सब पर सवाल पक्के आते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, चैप्टर बहुत सरल है। हाँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम में पूरे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली स्लाइड पर चैप्टर का नाम लिखा है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और नीचे एक चित्र भी है जिसमें एक फूल से नया पौधा बनने तक का पूरा साइकिल दिखाया गया है। हाँ, ये चित्र असल में पूरे चैप्टर का सार है। कैसे एक फ्लावर से पॉलिनेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर उससे सीड बनता है और उस सीड से एक न्यू प्लांट उगता है। ये पूरी कहानी हम आज विस्तार से समझेंगे। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। मतलब रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिससे पौधे नए पौधे पैदा करते हैं। बिल्कुल, और ये एक लाइफ प्रोसेस है। मतलब जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजाति को जिंदा रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे आम की गुठली से आम का ही पेड़ उगता है। सही पकड़ा, यही हमारा अगला पॉइंट है। प्लांट्स प्रोड्यूस प्लांट्स ऑफ देयर ओन काइंड। मतलब गुलाब से गुलाब ही उगेगा, गेंदा नहीं। हाँ, क्योंकि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सारे गुण पेरेंट प्लांट से ही आते हैं। और इसीलिए रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। अगर पौधे रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो धीरे धीरे उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, है ना? सही बात है। और नीचे जो साइकिल है वो भी यही दिखा रहा है। हाँ, एक प्लांट बड़ा होता है, उस पर फ्लावर आता है, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, और उस सीड से एक नया प्लांट उगता है जो फिर बड़ा होता है। ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि रिप्रोडक्शन के तरीके क्या हैं। अगली स्लाइड है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो पौधों में रिप्रोडक्शन के दो मुख्य तरीके हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड, मतलब नया पौधा बनाने के लिए सिर्फ एक ही जनक पौधे की जरूरत है। हाँ, और इसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। गैमेट्स मतलब स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, वो इसमें आपस में नहीं मिलते। और ये एक फास्ट प्रोसेस है, बहुत तेज। और इससे बनने वाले पौधे प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल प्लांट्स, मतलब बिल्कुल अपने पेरेंट की कार्बन कॉपी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, या तो 2 अलग अलग पौधे या एक ही फूल के मेल और फीमेल पार्ट्स। और इसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होता है। हाँ, इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, जिसे फ्यूजन कहते हैं। ये एक स्लो बट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जी, ये प्रक्रिया धीमी और थोड़ी जटिल होती है। और सबसे बड़ा फर्क, ये प्रोड्यूसेस वेरिएशन। बिल्कुल, इससे बनने वाले नए पौधे अपने माता पिता का मिश्रण होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। उनमें कुछ नए गुण आ जाते हैं। ये टेबल तो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, दोनों के बीच अंतर लिखने को आता ही है। हाँ, इसे अच्छे से याद करना है। तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल, अगली स्लाइड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवरव्यू। इसकी परिभाषा है, asexual reproduction is the formation of new plants from a single parent without seeds. मतलब ये नए पौधे बनाने का वो तरीका है जिसमें बीज की जरूरत नहीं होती और केवल एक ही जनक होता है। नीचे चित्र में भी यही दिखाया है। एक पेरेंट प्लांट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बहुत सारे नए पौधे बन रहे हैं जो सब आइडेंटिकल हैं। इसके मेन पॉइंट्स भी वही हैं जो हमने टेबल में पढ़े। नो सीड्स इन्वॉल्व्ड, ओनली वन पेरेंट, फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल। नीचे एक नोट भी है, asexual reproduction does not produce variation. हाँ, क्योंकि जब पेरेंट ही एक है तो गुणों का मिश्रण कैसे होगा, इसलिए कोई वेरिएशन या भिन्नता नहीं आती। ठीक है, तो इसका एक आम तरीका है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हाँ, हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये क्या होता है? ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है जिसमें नए पौधे पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स से उगते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब पौधे के वो हिस्से जो सीधे रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते, जैसे स्टेम, रूट या लीफ। अच्छा, जैसे गुलाब की कलम। हाँ, वो तो तना ही होता है।
बिल्कुल, वो स्टेम प्रोपगेशन का उदाहरण है। गन्ने में भी ऐसा ही होता है। और दूसरा है लीफ प्रोपगेशन। हाँ, ब्रायोफिल्म नाम का एक पौधा होता है। उसकी पत्तियों के किनारों से ही नई कलियां निकलती हैं और नए पौधे उगाते हैं। कमाल है। और रूट प्रोपगेशन? कुछ पौधों में जड़ों से नए पौधे उगते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद। और ये आलू वाला क्या है? बर्ड्स आईज ऑफ पोटैटो? हाँ, आलू पर जो छोटी छोटी आईज या आंखें दिखती हैं वो असल में बड्स होती हैं। अच्छा। हर एक आई से एक नया आलू का पौधा उग सकता है। इसीलिए किसान पूरा आलू नहीं बल्कि उसके टुकड़े बोते हैं। तो इसके फायदे तो बहुत होंगे। हाँ, नो सीड्स रिक्वायर्ड, ओनली वन पेरेंट, और ये बहुत फास्टर मेथड है। इसीलिए यूज्ड बाय फार्मर्स एंड गार्डनर्स लिखा है। जी, किसान और माली इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी और अच्छी फसल मिले। और हाँ, इससे बनने वाले पौधे पेरेंट प्लांट के आइडेंटिकल होते हैं। इसके फायदों पर हमारी अगली स्लाइड भी है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा है फास्टर ग्रोथ। न्यू प्लांट्स ग्रो क्विकली। हाँ, बीज से उगने वाले पौधों की तुलना में ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि बीज बनने और अंकुरित होने का समय बच जाता है। और दूसरा फायदा, अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। मतलब इन पौधों में फूल और फल जल्दी लगते हैं, जो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे खास फायदा है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट प्लांट, जिसे क्लोन भी कहते हैं। क्लोन मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल। नया पौधा हर तरह से, गुण में, रूप में अपने जनक पौधे जैसा ही होगा। सेम साइज, टेस्ट एंड क्वालिटी। मतलब अगर पेरेंट प्लांट का आम मीठा है तो नए पौधे का आम भी मीठा ही होगा। हाँ, क्वालिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए नीचे लिखा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेस क्लोन्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। ऑल प्लांट्स आर जेनेटिकली सेम। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका है बडिंग। हाँ, अगली स्लाइड है बडिंग इन यीस्ट। यीस्ट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो बडिंग क्या है? Budding is a type of asexual reproduction in which a new organism develops from a small outgrowth called a bud. आउटग्रोथ मतलब एक छोटा सा उभार। हाँ, चित्र में देखिए। स्टेप 1 में पेरेंट यीस्ट सेल पर एक छोटा सा बड बनता है। फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड वन न्यूक्लियस एंटर्स बड। मतलब जनक का न्यूक्लियस 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और एक हिस्सा उस बड में चला जाता है। और स्टेप 3 में बड ग्रोज एंड सेपरेट्स। हाँ, वो बड़ा होता है और या तो जनक से अलग हो जाता है या फिर उसी से जुड़कर एक चेन बना लेता है। ये भी बहुत फास्ट प्रोसेस लगता है। बहुत फास्ट। यीस्ट इसी तरह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अगला तरीका है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इन एल्गे, जैसे कि स्पाइरोगायरा। एल्गे मतलब काई, जो तालाब में दिखती है। तो फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? फ्रैगमेंटेशन is a type of asexual reproduction in which the body of an organism breaks into fragments and each fragment grows into a new organism. फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े। हाँ। तो पौधा बस टुकड़ों में टूट जाता है। हाँ, स्पाइरोगायरा एक लंबे धागे जैसा होता है। पानी के बहाव से या किसी और वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हर टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा बन जाता है। बिल्कुल। हर फ्रैगमेंट इंडिपेंडेंटली ग्रो करके एक पूरा नया पौधा बन जाता है। ये तो बहुत ही कारगर तरीका है पानी में फैलने का। हाँ, और एग्जाम के लिए ये स्पाइरोगायरा का उदाहरण बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। अब आते हैं स्पोर फॉर्मेशन पे। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स बहुत छोटे हल्के कण होते हैं जिनसे नए पौधे उग सकते हैं। जैसे ब्रेड पे लगने वाली फफूंद, ब्रेड मोल्ड। हाँ, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ब्रेड मोल्ड पर जो स्पोरेंजियम होता है वो फट जाता है और स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। और ये बहुत हल्के होते हैं तो हवा से दूर दूर तक चले जाते होंगे। जी, इजीली स्प्रेड बाय एयर। और जब भी किसी स्पोर को सही नमी और तापमान मिलता है वो एक नया पौधा बन जाता है। ब्रेड मोल्ड के अलावा और उदाहरण? मॉस और फर्न जैसे पौधों में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक एग्जाम पॉइंट लिखा है, स्पोर फॉर्मेशन हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्पोर्स के ऊपर एक मोटी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अच्छा। जो उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी या सूखे जैसी खराब परिस्थितियों से बचाती है। जब हालात ठीक होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। बिल्कुल।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसकी परिभाषा है sexual reproduction is a type of reproduction in which new plants are produced from seeds found after fertilization. इसमें दो शब्द बहुत जरूरी हैं, सीड्स और फर्टिलाइजेशन। एसेक्सुअल में ये दोनों नहीं थे। पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट, हाँ फूल पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। हाँ, फूल में ही मेल पार्ट जिसे स्टेमन कहते हैं और फीमेल पार्ट जिसे पिस्टल या कार्पेल कहते हैं मौजूद होते हैं। तो की पॉइंट्स क्या है? Involves male and female gametes Takes place in flowers और leads to seed formation. इसका अंतिम परिणाम बीज का बनना है। और सबसे जरूरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन प्लांट्स। हाँ, ये अंतर हमेशा याद रखना है। चलिए अब फूल के स्ट्रक्चर को और करीब से देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, जैसा हमने कहा, अ फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। चित्र में हम स्टेमन और पिस्टल देख सकते हैं। हाँ, स्टेमन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके दो हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट। और पिस्टल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो स्टेमन का क्या काम है? स्टेमन प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स, मेल गमीट्स। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और पिस्टल? पिस्टल रिसीव्स पोलन। इसका जो ऊपरी हिस्सा है स्टिग्मा, वो पोलन को रिसीव करता है और फॉर्म्स सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के अंदर बीज बनते हैं। ठीक है, तो क्या सारे फूल एक जैसे होते हैं? नहीं, अगली स्लाइड इसी बारे में है, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। फूलों को रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मौजूदगी के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कंटेन ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब इनमें या तो सिर्फ स्टेमन होगा या सिर्फ पिस्टल, दोनों एक साथ नहीं। इसका उदाहरण है पपाया यानी पपीता। हाँ, और क्योंकि इनमें एक ही पार्ट होता है, ये कैनॉट परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा प्रकार है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनमें स्टेमन और पिस्टल दोनों होते हैं। जैसे मस्टर्ड यानी सरसों का फूल। और क्योंकि दोनों पार्ट्स मौजूद है तो ये कैन परफॉर्म सेल्फ पॉलिनेशन। ये उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। पपाया इज यूनिसेक्सुअल व्हाइल मस्टर्ड इज बाइसेक्सुअल। बिल्कुल। अब मेल और फीमेल पार्ट्स तो है, पर मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाना भी तो है। यहीं पर पॉलिनेशन का रोल आता है। हाँ, हमारी अगली स्लाइड है पॉलिनेशन। इसकी परिभाषा बहुत सरल है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना ही पॉलिनेशन है। और ये दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें पोलन ट्रांसफर विद इन सेम फ्लावर और सेम प्लांट, मतलब पोलन उसी फूल के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिरता है। इसमें किसी बाहरी एजेंट की जरूरत नहीं होती। हाँ, जैसे मटर के पौधे में। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन है, और इसके लिए रिक्वायर्स एन एजेंट। हाँ, एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे विंड, हवा, वाटर, पानी या इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। मधुमक्खियां और तितलियां यही काम करती हैं ना? बिल्कुल। और ये याद रखना है कि पॉलिनेशन ऑकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से पहला स्टेप है। ठीक है, पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच गया। अब क्या होगा? अब होगा असली जादू, फर्टिलाइजेशन। Fertilization is the fusion of male and female gametes resulting in the formation of a zygote. फ्यूजन मतलब मिलना। जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं तो जाइगोट बनता है। ये होता कैसे है? चित्र में देखिए, पहला स्टेप है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आता है, उससे एक पतली सी ट्यूब निकलती है। हाँ, वो पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक जाती है। फिर दूसरा स्टेप, जाइगोट फॉर्मेशन। मेल गैमीट इस ट्यूब से होकर ओव्यूल में मौजूद फीमेल गैमीट से फ्यूज हो जाता है। और इसी फ्यूजन से जाइगोट बनता है। हाँ, जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग सेल है। और तीसरा स्टेप, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यही जाइगोट विकसित होकर एम्ब्रियो बनाता है, जो आगे जाकर सीड का हिस्सा बनता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। एकदम सही। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उस फूल का क्या होगा? अब शुरू होगी फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन की प्रक्रिया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद फूल की जो ओवरी है वो बड़ी होकर फ्रूट यानी फल बन जाती है। और ओव्यूल के अंदर जो ओव्यूल्स थे वो सीड यानी बीज में बदल जाते हैं। तो हर फल असल में फूल की ओवरी था। हाँ, और हर बीज ओव्यूल था। बिल्कुल। ये एग्जाम के लिए सबसे जरूरी वाक्यों में से एक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। ठीक है।
फल और बीज तो बन गए, पर अगर सारे बीज पेड़ के नीचे ही गिर जाएं तो वहां बहुत भीड़ हो जाएगी और किसी को भी ठीक से धूप, पानी या पोषण नहीं मिलेगा। यानी पर सीड डिस्पर्सल की जरूरत पड़ती है। हाँ, सीड डिस्पर्सल मतलब बीजों का फैलना। सीड डिस्पर्सल हेल्प्स प्लांट स्प्रेड टू न्यू प्लेसेस एंड रिड्यूसेस कंपटीशन। तो ये होता कैसे है? इसके कई तरीके हैं। पहला है डिस्पर्सल बाय विंड, हवा से। इसके लिए बीजों को हल्का होना पड़ेगा। हाँ, ये बीज बहुत हल्के होते हैं या उनमें पंख जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे ड्रम स्टेक या मेपल के बीज। दूसरा है डिस्पर्सल बाय वाटर। जैसे कोकोनट, नारियल, उसका बाहरी हिस्सा फाइब्रस होता है ताकि वो पानी पर तैर सके। तीसरा है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। कुछ फलों में हुक्स या कांटे होते हैं, जैसे ज़ैंथियम। ये जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं और दूर तक चले जाते हैं। और एक तरीका है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। हाँ, कुछ फल जैसे कास्टर जब पक जाते हैं तो अचानक फट जाते हैं और बीजों को दूर दूर तक फेंक देते हैं। तो सीड डिस्पर्सल इतना जरूरी क्यों है? अगली स्लाइड यही बताती है, इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। चित्र में दिखाया है विदाउट सीड डिस्पर्सल ओवरक्राउडिंग हो रही है। हाँ, और इससे भोजन, पानी और धूप के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। पौधे ठीक से बढ़ नहीं पाते। और विद सीड डिस्पर्सल पौधे दूर दूर उगते हैं, जिससे कंपटीशन कम होता है और उनका विकास सही से होता है। तो डिस्पर्सल ओवरक्राउडिंग को रोकता है, कंपटीशन कम करता है और पौधों को नई जगहों पर फैलने में मदद करता है। बिल्कुल, इससे पौधों को सर्वाइव करने में मदद मिलती है। तो अब आ गए हम अपनी आखिरी स्लाइड पर, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फाइनल रिवीजन। हाँ, ये पूरे चैप्टर का एक क्विक समरी है। हमने रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स पढ़े, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में 1 पेरेंट, नो सीड्स। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स, सीड्स फॉर्म्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्रम समझा, पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन और फिर सीड फॉर्मेशन। और ये भी कि फर्टिलाइजेशन से ओव्यूल सीड बनता है और ओवरी फ्रूट बनती है। फिर हमने सीड डिस्पर्सल के एजेंट्स देखे, विंड, वाटर, एनिमल्स, एक्सप्लोशन। और इसका महत्व भी समझा कि ये ओवरक्राउडिंग और कंपटीशन को कम करता है। तो इस चैप्टर में हमने समझा कि पौधे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बीज बनाते हैं और सर्वाइवल के लिए फैलते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल, इस चैप्टर को अच्छी तरह से दोहराएं और कॉन्सेप्ट्स को याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।